हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है रेलटेरा पर। ये हमारा साइंस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 1 10th क्लास का चैप्टर 1 बता रहा हूँ। पहले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, मैं प्लेलिस्ट में उसको डाल दूंगा, पहले उसे देख ले फिर इस पार्ट को देखे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इसे एनसीईआरटी से कैसे अलग करके पढ़ सकते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो शायद आप लोग सब ने उस होमवर्क को पूरा कर लिया होगा। तो पहले उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2 प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है Cl2। जब ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। LHS में हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2, ठीक है, प्लस क्लोरीन परमाणु कितना है 2। तो इधर अभिकारकों का द्रव्यमान LHS में टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, उसी प्रकार से LHS में हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। तो इधर कितना हो गया द्रव्यमान 2। तो देखिए दोनों बराबर तो है नहीं, तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो बराबर करने का तरीका आप लोगों को बताया हूँ कैसे करना है हमें बराबर। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन LHS में कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन RHS में कितना है 1 है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन अभी कितना हो गया 2। अब चलिए क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन LHS में कितना है 2 और RHS में क्लोरीन कितना है, इधर देखिए 2, इधर भी कितना हो गया 2 और 1 गुना होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 को लिखते नहीं है, तो हमारा क्लोरीन भी कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। अब देखिए द्रव्यमान बिल्कुल सही है, द्रव्यमान बिल्कुल बराबर है। तो इस प्रकार से हमें संतुलित करना है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हार्ड है, हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ हो, तो चलिए बता देते हैं 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है BaCl2। ठीक है, BaCl2 प्लस उसके बाद क्या है एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2SO4 का होल 3। शायद जगह नहीं होगा लेकिन कोशिश करता हूँ। और उसके बाद क्या है हमारा बेरियम सल्फेट, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो देखिए अब इसको संतुलित करना है, कैसे करेंगे, पहले Ba को देखते हैं LHS में, Ba कितना है 1, इधर भी Ba RHS में कितना है 1, बराबर है चलेगा। Cl कितना है Cl2 है 2 है, इधर Cl कितना है 3 है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इधर करते हैं 3 से गुना। ठीक है, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, इधर कर देते हैं 2 से गुना, इधर भी 3 दूनी क्या हो गया 6। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब फिर से चेक करते हैं Ba कितना हो गया, अब इधर 3 हो गया LHS में, RHS में Ba कितना है, सिर्फ Ba है 1, तो इसको भी हम 3 कर देंगे। तो Ba फिर से चेक कीजिए, इधर कितना हो गया LHS में 3, इधर RHS में कितना हो गया 3, बराबर है। Cl कितना हो गया 3 दूनी 6, इधर कितना हो गया 3 दूनी 6। एल्युमिनियम इधर देखिए कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2। ठीक है, और मतलब इधर, और LHS में एल्युमिनियम कितना है 2। ठीक है, ये भी बराबर है। SO4 का होल 3 मतलब ये दोनों गुना होगा, 4 तिया 12, इधर देखिए ये भी 4 तिया 12, मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। तो मिला लीजिए, आप लोगों का भी सेम यही आंसर आया है या फिर क्या है। अगर कुछ गलती है तो फिर से इसे कोशिश कीजिएगा, और अगर सही है तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अब चलते हम लोग हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na प्लस जल, जल का क्या होता है H2O। जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनता है हाइड्रोजन गैस, तो H2। इसको करेंगे हम लोग संतुलित, तो कैसे, तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। Na देखिए LHS में कितना है 1 है, RHS में कितना है 1 है, हाइड्रोजन देखिए LHS में कितना है 2 है। ठीक है, और इधर पूरा में हाइड्रोजन कितना है, इधर 1
प्लस यहाँ पर 2, तो कुल कितना हो गया 3। तो हाइड्रोजन हमारा संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर टोटल 2 और 2 4, RHS में हो गया 4। इधर सिर्फ कितना है LHS में 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा दिए तो कितना हो गया 2 दूनी 4। तो देखिए हाइड्रोजन दोनों में बराबर हो गया। फिर शुरू से करेंगे, एक बार अगर कुछ नंबर ऐड किए तो फिर शुरू से हमें चेक करना है। Na1 Na2 यहाँ ज़्यादा हो गया तो इधर हम लोग 2 लगा दिए, तो Na2 इधर भी Na2। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2, तो टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, ये भी सही हो गया। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 एकम 2 और यहाँ भी 2, तो ये पूरा हमारा इक्वेशन क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से संतुलित करना है समीकरण को, ये क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और हाँ, पहले भी बताया हूँ, इन सभी का केमिकल फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा क्या होता है, वरना एग्जाम में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार जो यहाँ दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संयोग होता है, दो जन का संयोजन होता है, दो जन कंबाइन हो जाता है, मिलता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया के बाद केवल एक उत्पाद दे। क्या हो, केवल एक उत्पाद दे। ठीक है, मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा अभिकारकों का रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तो सिर्फ एक उत्पाद मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें भी कुछ चीज़ याद रखने वाला है, क्या है CaO, इसका दूसरा नाम क्या है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया गया, तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा बुझा हुआ चूना CaO को बोलते हैं या CaOH को बोलते हैं, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना CaO को बोलते हैं या CaOH को बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे वहाँ पर। तो ये जरूर याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना CaO को कहा जाता है और बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू को कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया, जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद दे। ठीक है, सिर्फ एक उत्पाद हो, एक ही प्रोडक्ट निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में ही आता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो जब भी कोई अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले, हीट बाहर निकले, हीट निकले खुद से, हम लोग हीट दिए नहीं है लेकिन वो गर्म हो गया है, ठीक है, हीट निकले, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है, जब मान लीजिए हम लोग कोई गैस को जलाते हैं, प्राकृतिक गैस को, जैसे कि LPG, मीथेन, CNG, किसी को जलाए तो वो गर्म होता है। क्या आप उसको गर्म किए हैं, किसी चीज़ से गर्म किए, नहीं, वो जलते साथ गर्म होता है। दूसरा छोड़िए, इसको नहीं समझ में आया, दूसरा समझते हैं। आप लोग घर में चूना देखे होंगे, चूना जब हम लोग करने जाते हैं तो घर में हम लोग क्या करते हैं, एक रात पहले बाल्टी में हम लोग चूना पत्थर को पानी में डाल के रख देते हैं। तो जैसे चूना पत्थर को पानी में डालते हैं, थोड़ा देर बाद वो उबलने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो जो गर्म हुआ कहाँ से, हम लोग क्या नीचे से गैस जलाए, गैस में उसको गर्म किए, या फिर कुछ दूसरा चीज़ से गर्म किए, वैसा कुछ नहीं किए, वो ऑटोमेटिक गर्म हुआ। तो वही चीज़ जो है उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया दूसरा, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ कुछ उदाहरण दिया है, इन सबको भी जान ले। पहला तो प्राकृतिक गैस हो गया, ये चीज़ समझ गए, वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या है, हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे हुआ, तो देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, उससे हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, जल देता है और ऊर्जा देता है। यही ऊर्जा को ना हम लोग खेलने कूदने, घूमने फिरने, पढ़ाई लिखाई, ये सब में उपयोग करते हैं। तो इसी से हम लोगों को ऊष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो यही मतलब श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? साग सब्जियों का विघटन, कंपोस्ट बनना। साग सब्जी जो सड़ गल जाता है उससे भी ऊष्मा निकलता है। ठीक है, एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी को कौन लेता है? जो उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, उस एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं और उससे उन लोगों का दिनचर्या चलता है। तो ये जो साग सब्जी का विघटन हुआ ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और एक क्या बचा हमारा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? जब हम लोग किसी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देते हैं, जैसे ऊष्मा देते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कोई अभिक्रिया मान लीजिए हम लोग को करना पड़ा, उसके लिए हम लोग क्या किए? उसको गर्म किए। क्या किए? उसको गर्म किए। ठीक है, तो वो हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जैसे कि इसमें हम लोग अभी देखेंगे, नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी आपको मिल जाएगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें वियोजन होता है, अपघटन होता है, अलग होता है। मतलब जैसे संयोजन में था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद देते हैं, एक उत्पाद। इसमें क्या है? एक ही अभिकारक अभिक्रिया के बाद जब इसमें ऊष्मा दिए तो ये अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ही हमारा अभिकारक था, उसको ऊष्मा दिए तो ये तीन अलग अलग उत्पादों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें ऊष्मा देना पड़ा। ये ऊष्मा खुद से गर्म नहीं हुआ, खुद से ऊष्मा इसे नहीं मिला, हम इसे ऊष्मा दिए। कैसे? गैस से गर्म करके, बर्नर से गर्म करके इसको ऊष्मा दिए, या कहीं और से इसको ऊष्मा मिला। तो जब ऐसे हम लोग को बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का हमारा क्या है। यहाँ भी एक देख लीजिए इसको भी। अब ये जो हमारा चूना पत्थर है CaCO3, जो है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग ऊष्मा देके गर्म करते हैं तो ये बुझा हुआ चूना CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दो चीज में बदल जाता है, दो चीज में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हम लोगों को बाहर से ऊष्मा देना पड़ा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया बताने से पहले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला है, इसको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? ऊष्मा। तो ऊष्मा में आकर जब ये अभिक्रिया करता है तो ये दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है। क्या क्या? एक हो गया सिल्वर और दूसरा हो गया क्लोरीन गैस। तो सिल्वर का रंग क्या होता है? ये धूसर कलर का होता है, धूसर मतलब ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को ये देखना है कि पहले ये सफ़ेद रंग का था लेकिन अभिक्रिया के बाद अब ये क्या हो गया? ग्रे कलर का हो गया। तो ये अभिक्रिया जरूर याद रखिएगा, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये वो किस में टूट जाता है? एक सिल्वर में और दूसरा क्लोरीन में। सेम वैसे ही यहाँ भी होता है प्रोसेस, सेम वही चीज़ होता है इसमें भी। अब ये जो है इसमें याद रखिएगा, ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में, और आप लोग लूसेंट में भी पढ़े होंगे ये चीज़ को। सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका काम किस चीज़ में होता है? तो इसका काम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सफ़ेदी मतलब पेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोचिए एक बार। पेंट करने के लिए हम लोग किसका? चूने का, चूना जो होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ X का नाम तथा सूत्र बताएं। तो पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है, पदार्थ X का नाम हो जाएगा CaO और इसका जो सूत्र नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र हो जाएगा CaO। अब चलिए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। अगला जो अभिक्रिया है हमारा वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये अपने जगह को बदल लेगा। ठीक है, अपना जगह को ये बदल लेता है। तो कैसे? देखिए यहाँ Fe अकेला था,
यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये अभिक्रिया करके Fe क्या हुआ, Cu का जगह ले लिया। Fe किसका जगह ले लिया, Cu का, और Cu को कहाँ छोड़ दिया, अकेला। अब ये होता कैसे, कौन किसका जगह लेगा, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो तत्व होते हैं वो अपने अभिक्रियाशीलता के आधार पर उसे सजाया गया है। तो जो सबसे ऊपर, मतलब जो ऊपर आने वाले तत्व है वो नीचे आने वाले तत्व को भगा देता है। एक प्रकार से समझिए, ये ताकतवर लड़का है, ठीक है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है, कमज़ोर है। तो स्ट्रांग हमेशा क्या करेगा, कमज़ोर को मार के भगा देगा। तो वही चीज़ करता है। Fe क्या है, स्ट्रांग है, ये कॉपर को मार के भगा दिया और SO4 के साथ जगह बना लिया। और कॉपर क्या हुआ, कमज़ोर था, वो पड़ गया अकेला। तो इस प्रकार से विस्थापन रिएक्शन होता है। विस्थापन में क्या होता है, ये अपने जगह को विस्थापित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी वैसे ही देखिए, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। Zn जो है CuSO4, Cu का जगह को ले लिया। Zn क्योंकि Cu से ज़्यादा ताकतवर है, Cu के जगह को ले लिया और Cu को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। तो यही है विस्थापन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन। वो विस्थापन था और अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, दोनों अपने जगह को अदली बदली कर लेगा, ठीक है। ये उसके जगह पे चला जाएगा, वो इसके जगह पे आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये यहाँ देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। क्या हुआ, SO4 के साथ कौन था, Na था। अब यहाँ पर अभिक्रिया करके क्या आ गया, SO4 के जगह पे क्या कौन आ गया, SO4 के साथ Ba आ गया। मतलब ये अपने जगह को बदल लिया। और वैसे ही BaCl के साथ, मतलब Cl के साथ कौन था, Cl2 के साथ Ba था, बेरियम था। ये अपना जगह को बदल लिया और उसके जगह पे कौन आ गया, Na, सोडियम आ गया। और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए दोनों अपने जगह को बदल दिया है। Na के जगह में Ba आ गया और Ba के जगह में Na आ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें ये आपस में एक दूसरे के स्थान को बदल लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब उपचयन और अपचयन क्या है। देखिए, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। Cu के साथ पहले कोई था क्या, नहीं था। लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए Cu के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि जब कोई अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब भी अभिकारक में अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सेम इसी का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, मतलब रिडक्शन में क्या होता है, देखिए Cu के साथ O था, लेकिन यहाँ देखिए Cu के साथ O नहीं है। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन वहाँ से हट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। मतलब रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इतना दूर आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। आगे में देखिए, अब आगे में ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ठीक है। उपचयन और अपचयन दोनों होता है। मतलब देखिए, यहाँ Cu के साथ O था, लेकिन अभिक्रिया के बाद Cu अकेला पड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो देखिए, इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इसी को उपचयन अपचयन अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन, सेम नाम है इंग्लिश में भी, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, इसको याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ भी सेम वही चीज़ हो रहा है, यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। इसको आप सिंपल से समझिए कि जब हम लोग कोई लोहा को ऐसे ही हवा में आर्द्र जगह पे रख देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा नमी है, बरसात के दिन में रख देते हैं बाहर में कहीं, कुछ दिन बाद देखिएगा उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो उसी को कहते हैं संक्षारण। जंग लगने से क्या होता है, वो लोहा कमज़ोर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं, तब ये संक्षारित होते हैं और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण
कहा जाता है। ठीक है, दूसरा संक्षारण का और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? चांदी के ऊपर काला परत, देखिएगा चांदी को भी अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा काला हो जाता है। ठीक है, तो चांदी के ऊपर जो काला परत पड़ता है वो भी संक्षारण का उदाहरण है। उसके बाद तांबे के ऊपर हरा परत, ठीक है, तो तांबे के ऊपर जो हरा रंग का परत आ जाता है वो भी क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। अब आ जाते हैं लास्ट, हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है, विकृत गंधिता। ठीक है, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या होता है? सिंपल सा, बहुत अच्छा से आप लोग समझेंगे। जब हम लोग कोई खाना को ऐसे ही बाहर गर्म जगह पे छोड़ देते हैं गर्मियों के दिन में, तो वो खराब हो जाता है। उसमें से क्या हो जाता है? स्मेल आने लगता है, खराब गंध आने लगता है। तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें अभिक्रिया होता है, उस आपके जो खाना है उस पे अभिक्रिया होता है, और उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब वो खराब होने लगता है, नाइट्रोजन आ जाता है, और उसमें मीथेन गैस और भी बहुत सारे गैस बनने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया है? तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसके जो क्वेश्चंस है इन सभी को बिना देखे बनाने का। अगर आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब भी पूछता है। इस बार जो ग्रुप डी था 2019 में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें। उस ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता था। ऐसे दे देगा आपको ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी दोनों, दूसरा में ए और सी दोनों, तीसरा में ए बी सी तीनों, और चौथा में सभी। इस प्रकार से क्वेश्चन देता था। ऐसे नहीं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कोई एक को आप टिक कर लिए, ऐसा नहीं है। कैसे दे रहा था इस बार, और अब जो भी एग्जाम होगा उसमें उसी प्रकार से आएगा। तो इसमें जितना भी चैप्टर में है सभी को अच्छा से कोशिश कीजिए बिना देखे बनाने का। और अगर कहीं आप लोगों को डाउट हो रहा है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछे, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगा। और हाँ, सपोर्ट ज़रूर दिखाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने में। क्योंकि मैं जितना बुक से टिक किया हूँ, बुक से मैं पढ़ा हूँ, उन सब को आके मैं देखता हूँ कहाँ क्या है। उसके बाद आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लाता हूँ और बताता हूँ। काम करके आके इतना कुछ करना आप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।